28 जून 1914 सुबह करीब 10:45 पर बोस्निया की कैपिटल सारायेवो की एक सड़क पर कार में घूम रहे फ्रांज फर्डिनेंड नाम के इस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद दुनिया भर में एक ऐसा युद्ध छिड़ा कि जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस युद्ध को ही आज वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। मानव इतिहास में पहली बार समस्त देशों ने मिलकर धरती, समुद्र और आकाश तीनों ही जगहों पर एक ऐसी जंग को अंजाम दिया था जिसमें मची तबाही के किस्से सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। यह युद्ध लगभग 52 महीनों तक चला और इसने उस समय की पीढ़ी का समस्त जीवन ही बदल कर रख दिया। जहां इस युद्ध के खत्म होने के बाद रूस और जर्मनी जैसे कई बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन वहीं इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर सामने आया था। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर क्यों पूरी धरती इंसानी खून से रंग दी गई और आखिर इस पूरी घटना के होने के पीछे का जिम्मेदार कौन था? तो चलिए यूनिवर्स एडवेंचर के आज के इस एपिसोड में एक नजर डालते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से लेकर अंत तक के इतिहास पर। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, अगर प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले की बात की जाए तो उस समय वेस्टर्न नेशंस काफी तेजी से तरक्की कर रही थी। वहां पर मिलिट्री के नए नए इन्वेंशंस भी जन्म ले रहे थे। साथ ही वो कंट्रीज आपस में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी कर रही थी जिसके चलते एक देश पर हमला होने पर दूसरे देश को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अब ऐसे में गलती चाहे किसी की भी हो, उस समय कुछ ऐसे अलायंस भी बने जिनकी वजह से आगे चलकर बहुत से देश कुछ गुटों में बंटने वाले थे। दिन प्रतिदिन पूरे यूरोप की ही हालत खराब होने लगी थी। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ही लगातार अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे और जर्मनी और फ्रांस के बीच अल्सास लोरेन को लेकर मतभेद होने लगे थे। इसी दौरान जैसे ही बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया को स्वतंत्रता मिली तो पूरे के पूरे यूरोप में ही नेशनलिज्म का एक वेव चलने लगी थी। सारे देश एक दूसरे के खिलाफ अलायंस बनने में जुटे थे, जिसके बाद समस्त विश्व 2 गुटों में बंटने लगा, जिसे अलाइड पावर्स यानी कि मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स यानी कि केंद्रीय शक्तियों का नाम दे दिया गया। जहां अलाइड पावर्स में रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान जैसे बड़े देश शामिल थे, वहीं सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और तुर्की जैसे देश शामिल थे। वर्ल्ड वॉर शुरू होने के मुख्य कारण, ये वो समय था जिसके दौरान वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने की नींव रख दी गई थी और इसके शुरू होने के पीछे के कई कारण जिम्मेदार थे, जिसमें से पहला और सबसे बड़ा कारण मिलिट्रिज्म यानी कि सैन्यवाद को ठहराया जाता है। आर्म्स रेस के चलते हर एक देश अपनी राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने और अपने राष्ट्र का विस्तार करने के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण और खरीदारी की होड़ में लगा था। यूएसए, ब्रिटेन और जर्मनी बड़े पैमाने पर इन हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे थे। हर एक देश अपनी राष्ट्रीय आय का करीब 80% तक भाग अर्थ शस्त्र खरीदने और सैनिक शक्ति को बढ़ाने में खर्च करने लगा था, जिसके बाद अलायंस सिस्टम को पहले विश्व युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज आपस में अलायंस बनाने लगी थी। उनके बीच कुछ गुप्त संधियां भी की जाने लगी थी और सन 1907 तक वहां पर कुछ ऐसे गुट बनकर तैयार हो चुके थे जिनमें आपस में काफी मतभेद रहने लगे थे। ये अलायंस इंपीरियलिज्म को जन्म देने लगी थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 के होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद के चलते सभी बड़े देश छोटे देशों को अपने राष्ट्र में मिलाने में लगे थे, जिसके चलते अपने अपने फायदे के लिए उन देशों में आपसी प्रतिद्वंदता छिड़ने लगी थी और उस समय इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देशों ने कई छोटे देशों पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया था। लेकिन उस समय अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश बचा था जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ही था और जब साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका की तरफ रुख किया तो उन्हें वहां पर काफी सस्ती लेबर तो मिलने ही लगी, लेकिन साथ ही उनकी नजर वहां की डायमंड माइंस पर भी पड़ गई, जिसके चलते हर एक देश अफ्रीका पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, जिसका नतीजा यह निकला कि उनके आपस में मतभेद होने लगे और यही मतभेद उन्हें विश्व युद्ध की तरफ ले गए। अब बात करते हैं विश्व युद्ध के चौथे बड़े कारण की, यानी कि नेशनलिज्म की।
जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में समस्त यूरोप में नेशनलिज्म की एक वेव चल रही थी। उस समय लड़ी गई आजादी की लड़ाई से कई देशों को स्वतंत्रता मिली थी, जिस वजह से लोग वॉर को गर्व की तरह देखने लगे थे। वॉर के नाम से ही उन्हें काफी ग्लोरी महसूस होने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि हर एक चीज का हल सिर्फ वॉर ही है और वॉर के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साथ में उस समय पर यह भावना भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी कि समान धर्म, जाति और भाषा के लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, जिससे उन्हें एक अलग पहचान मिलेगी, जिसकी वजह से यूरोप के लोग आपस में विभाजित होने लगे थे और अपने लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे थे। अब इन सभी कारणों के चलते विश्व युद्ध शुरू होने के कगार पर ही था, लेकिन इसका तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनांड की हत्या। यूरोप की उस समय की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री यानी कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और बोस्निया और हर्जेगोविना जैसी बड़ी कंट्रीज का एक संगठन था। फ्रांज फर्डिनांड अपनी पत्नी के साथ 1914 को बोस्निया और हर्जेगोविना की यात्रा कर रहे थे और 28 जून को गावरिलो प्रिंसेप नाम के इस 18 साल के लड़के ने उन्हें और उनकी पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गावरिलो ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप का मेंबर था। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर इस हत्या के पीछे सर्बिया को जिम्मेदार मानने लगा, क्योंकि ब्लैक हैंड ग्रुप की शुरुआत सर्बिया में ही हुई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने जर्मनी से सर्बिया पर हमला करने की बात की और जर्मनी ने भी ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर को अपनी पूरी सपोर्ट देते हुए सर्बिया पर हमला करने के लिए कहा। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी देते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी कुछ मांगों को पूरी करने के लिए कहा, जिसके बाद सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को ठुकरा दिया। उसका परिणाम यह निकला कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी दिन वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। घोषणा के बाद जैसे ही जर्मनी ऑस्ट्रिया के समर्थन में उतरा, इसे देख रसिया भी सर्बिया के समर्थन में आ खड़ा हुआ। देखते ही देखते रूस के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस भी आ गए और दूसरी तरफ जापान ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इधर जर्मनी अपनी सैन्य कार्यवाही के दौरान बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस तक जा चुका था कि तभी रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और तुर्की भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। अभी तक तो जर्मनी इस युद्ध में विजय प्राप्त करता नजर आ रहा था, लेकिन सब कुछ तो तब बदल गया जब अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध की शुरुआत में तो अमेरिका इससे दूर ही रहना चाहता था, लेकिन 1915 में जर्मनी ने RMS लुसिटानिया नाम की एक ब्रिटिश जहाज को डुबो दिया। इस जहाज में कुछ अमेरिकी यात्री भी सफर कर रहे थे। उन यात्रियों की मौत के चलते अमेरिका भी चुप ना रह सका और युद्ध में कूद पड़ा। उसने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। केंद्रीय शक्तियों की पराजय होने लगी और मित्र राष्ट्र विजय प्राप्त करने लगे। इसके बाद रसिया ने युद्ध से अलग होने का फैसला ले लिया। उन्होंने जर्मनी से संधि करते हुए युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया और 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने भी आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया। ये वो समय था जब जर्मनी पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। इस युद्ध के दौरान हुए नुकसान की वजह से जर्मनी पर इतना भारी आर्थिक संकट आ चुका था कि वहां पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिसकी वजह से 11 नवंबर 1918 को जर्मनी को भी युद्ध को रोकने के एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ा और करीब 4 साल तक चला यह विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस युद्ध के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। वैसे तो माना जाता है कि बोस्निया में हुई ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या ने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी, लेकिन हकीकत में सिर्फ इस एक घटना को पूरे विश्व युद्ध को जन्म देने वाली मान लेना सरासर गलत है। कुछ हिस्टोरियंस इस वॉर का जिम्मेदार ऑस्ट्रिया को बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और काफी हद तक इस युद्ध के लिए जर्मनी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि जर्मनी ने तो ऑस्ट्रिया को सीधे सर्बिया पर हमला कर देने के लिए कहकर और युद्ध में उसका खुलकर पूरी तरह से समर्थन करते हुए आग में घी डालने का काम किया था। तो वहीं कुछ रसिया को इसके पीछे का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सोचे समझे बिना इस लड़ाई में कूदने का फैसला लिया। वॉर की शुरुआत से पहले ब्रिटेन भी किसी भी देश के समर्थन में नहीं था, लेकिन वॉर के शुरू होते ही ब्रिटेन ने फ्रांस का खुलकर पूरा समर्थन किया। अगर ब्रिटेन पहले ही फ्रांस के समर्थन में उतर जाता तो हो सकता है कि जर्मनी कभी इस युद्ध में आता ही नहीं और यह वॉर वर्ल्ड वॉर में न बदलते हुए कुछ एक छोटे पैमाने पर ही सीमित रह जाती। लेकिन इन सभी कारणों की वजह से यह वॉर शुरू होते ही काफी तेजी से आग की तरफ फैलने लगी। उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नवल रेस भी काफी तेजी से चल रही थी। दोनों ही देश समुद्र पर अपना कब्जा कर दूसरे देश को दबाने में लगे थे, जिसके लिए वह दोनों ही लगातार अपनी नवल पावर्स को बढ़ाते ही जा रहे थे और 1914 तक तो दोनों ही देश अपनी नवल पावर्स को इक्वली बढ़ा चुके थे। वो खुद के जहाजों को दूसरे जहाजों से सुपीरियर साबित करना चाहते थे और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वह था वॉर। यह भी उस वॉर को बढ़ाने का एक बड़ा कारण था।
साथ ही इस वॉर को बढ़ाने का एक बड़ा रीजन मिस कैलकुलेशन को भी माना जाता है। ऑस्ट्रिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि सर्बिया पर हमारे हमले के बाद रसिया उनके समर्थन में उतर जाएगा, और वहीं जर्मनी के मिलिट्री जर्नल्स ने ये मिसकैलकुलेशन कर ली कि अगर जल्दी जीत हासिल करनी है तो उन्हें युद्ध में जल्द से जल्द पूरी की पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। इसका नतीजा यह निकला कि बाकी के देश भी इस लड़ाई में कूदने लगे और दो देशों की लड़ाई वर्ल्ड वॉर में बदल गई। अब इन सभी बातों से नतीजा तो यही निकलता है कि इस वॉर के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही था कि हर एक देश अपने लालच के चलते ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। हर एक देश ग्रीडी होकर इस वॉर में कूदता चला गया, जिसका नतीजा यह निकला कि यह वॉर इतनी बड़े पैमाने पर जा पहुंची। ऐसे में किसी एक देश को इस वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय हर एक देश सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोच रहा था। इतना ही नहीं, इस युद्ध की वजह से 1918 में आया स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक भी काफी तेजी से फैला था, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। इस युद्ध की वजह से पहली बार लाखों की तादाद में महिलाएं आदमियों की जगह पर वर्क फोर्स में आई, क्योंकि न जाने कितने ही लाखों आदमी वॉर में जाने के बाद कभी वापस लौटकर ना आ सके। इस युद्ध में जितने बड़े लेवल पर नागरिकों और सैनिकों का संहार हुआ था, वैसा मानव इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध ने साबित कर दिया था कि इंसानी आविष्कारों का दुरुपयोग समस्त संसार के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। उस समय तो ऐसा माना गया था कि ये विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है और भविष्य में हमें कभी भी ऐसी वॉर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके सिर्फ 20 साल बाद ही 1939 में इंसान को एक बार फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा। तो अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 का एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, फिर से मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।